दोस्तों, एक भुट्टे बेचने वाले गरीब लड़के ने एक करोड़पति लड़की की जान बचाई। फिर उसके बाद जो हुआ, दोस्तों कभी उस लड़के ने सोचा भी नहीं था। उसे जान बचाने के बदले ऐसी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, इस कहानी को सुनने के बाद शायद कोई इंसान किसी की मदद करने के लिए आगे आए। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी पसंद आए तो लाइक कर दें। दोस्तों, उस दिन शहर की सुबह अक्सर अपनी ही रोशनी में सिमटी हुई होती थी। ऊंची ऊंची इमारतों की परछाइयां इतनी लंबी होती थी कि सूरज की किरणें भी जमीन तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती नजर आती थी। इन कंक्रीट के जंगलों के बीच जहां चमक दमक और तेजी जिंदगी की पहचान थी, वही एक पुरानी खड़खड़ करती साइकिल पर रमेश रोज सुबह अपनी दुनिया समेटे चला आता था। उसके साइकिल से बंधा हुआ ठेला, जिस पर सुबह सुबह लाए गए ताजा भुट्टों, मक्का का ढेर होता, अभी भी रात की ठंडी ओस की बूंदों से सराबोर रहता था। उन बूंदों में रमेश को कभी कभी अपनी आंखों के कोने में जमी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती थी। रमेश की उम्र मुश्किल से 20 साल रही होगी, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की मासूमियत की जगह जिंदगी के अनुभवों की गहरी धुंधली छाप पड़ चुकी थी। उसकी त्वचा धूप और धूल से सांवली पड़ गई थी और उसके हाथ, जो दिन भर भुट्टे भूनते और ग्राहकों को देते रहते थे, मेहनतकश और खुरदुरे थे। वो गरीब था। इतना गरीब कि गरीबी उसके लिए सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि हर सुबह उठने के साथ आंखों के सामने खड़ी एक कड़वी सच्चाई थी। नींद खुलते ही पहली सोच यही आती थी कि आज के दिन का खर्च कैसे निकलेगा, मां की दवा का क्या होगा। ये चिंता उसके सिरहाने एक अदृश्य साथी की तरह हमेशा मौजूद रहती थी। उसकी दुनिया बहुत छोटी थी, एक तंग दायरे में सिमटी हुई, एक छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी जिसकी छत टिन की चादरों से बनी थी और दीवारों पर जगह जगह दरारें थी। बारिश के मौसम में ये झोपड़ी पानी से टपकती और सर्दियों में हड्डियों तक पहुंचने वाली ठंड से कांपती थी। इसी झोपड़ी के एक कोने में एक पुराने खटिया पर उसकी बीमार मां लेटी रहती थी। उनकी सांसों में एक अजीब सी घरघराहट थी और खांसी का हर दौरा उन्हें और कमजोर करता जा रहा था। रमेश के लिए मक्का बेचना सिर्फ पेट भरने का जरिया नहीं था, ये उसकी मां के हर सांस की कीमत थी। उनकी लगातार बढ़ती दवाइयों का इंतजाम था। हर सिक्का जो उसकी जेब में आता, वो मां की एक और दवा की गोली या डॉक्टर की फीस का टुकड़ा बन जाता था। समाज में रमेश को अक्सर अनदेखा किया जाता था। लोग उसके पास से गुजरते हुए उसे एक अजनबी, एक मामूली चीज की तरह देखते थे, जैसे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि बस सड़क का एक हिस्सा हो। जब कोई महंगी चमकदार कार फर्राटे भरती हुई उसके ठेले के पास से गुजरती, तो पीछे छूटने वाला धूल का गुबार न केवल उसके ठेले और कपड़ों पर जमता, बल्कि उसके मन में भी एक कसक पैदा कर देता था। एक टीस सी उठती थी कि क्या मेरी पहचान बस यही है? क्या मैं बस एक मक्का बेचने वाला लड़का हूं जिसकी कोई अहमियत नहीं? कभी कभी जब कोई छोटा बच्चा अपने माता पिता के साथ ठेले से मक्का खरीदता और उसकी निर्दोष हंसी हवा में गूंजती, तो रमेश उस हंसी में अपनी खोई हुई बचपन की झलक देखता। एक पल के लिए उसके होठों पर भी एक फीकी सी पुरानी मुस्कान आ जाती थी, लेकिन फिर यथार्थ की कड़वाहट उस पल को निगल लेती। उसके सपने बहुत सीमित थे, एक छोटे बच्चे के रंगीन सपनों जैसे नहीं। उसका सबसे बड़ा सपना बस इतना था कि उसकी मां ठीक हो जाए और उसे 2 वक्त की रोटी, इज्जत और शांति से मिल जाए। इससे ज्यादा कुछ सोचने की हिम्मत या फुर्सत उसके पास नहीं थी। उसके भीतर एक अजीब सा द्वंद्व, अंदरूनी संघर्ष लगातार चलता रहता था। एक तरफ गरीबी की मार थी, जो हर पल उसे अपनी औकात याद दिलाती थी। दूसरी तरफ आत्मसम्मान की एक धीमी सी, लेकिन कभी न बुझने वाली आग थी। वो जानता था कि लोग उसे छोटा समझते हैं, उसकी सामाजिक हैसियत को कमतर आंकते हैं, लेकिन वो खुद को कभी छोटा नहीं मानता था। उसके लिए
ईमानदारी और मेहनत किसी भी दौलत से बढ़कर थी। वो एक अदृश्य दीवार महसूस करता था जो उसे इस चमकदार दुनिया से अलग करती थी। लेकिन वो जानता था कि उस दीवार के बावजूद उसके अंदर एक ऐसी गरिमा है जिसे कोई पैसा नहीं खरीद सकता। यही द्वंद्व उसे हर दिन ठेला धकेलकर बाहर निकलने और संघर्ष करने की ताकत देता था। शहर की शामें आमतौर पर एक अलग ही ऊर्जा से भरी होती थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद शाम होते ही सड़कें रोशनियों से जगमगा उठती थी। वाहनों की आवाजें, लोगों की बातें और दुकानों से आती हल्की धुनें एक अलग ही माहौल बनाती थी जो शहर को जीवंत कर देती थी। लेकिन वो शाम कुछ अलग थी। आकाश में काले बादलों का एक घना जमघट लगा हुआ था, जैसे प्रकृति कुछ कहने वाली हो। हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी जो अपनी धीमी चाल से पत्तों को हिला रही थी और लोगों के मन में भी एक हल्की सी आशंका भर रही थी। रमेश अपने ठेले पर तवे पर भुट्टे भून रहा था। कोयले की धीमी आंच पर भुट्टों की मीठी मीठी खुशबू हवा में घुल रही थी जो राहगीरों को अपनी ओर खींच रही थी। उसके हाथों की हरकतें अब अभ्यास से इतनी सहज हो गई थी कि वो बिना देखे भी सही तरीके से भुट्टे भून सकता था। उन पर नमक मिर्च और नींबू लगा सकता था। लेकिन आज उसका मन कुछ ज्यादा ही अशांत था। उसकी मां की दवा का खर्च इस महीने उम्मीद से ज्यादा बढ़ गया था और उसने अभी तक पूरे पैसे नहीं जुटाए थे। हर भुट्टा जो बिकता वो उसे मां की सेहत के करीब ले जाता, लेकिन आज कमाई धीमी थी। उसके दिमाग में बस यही बात घूम रही थी कि क्या आज रात पर्याप्त कमाई होगी? क्या वो मां के लिए सभी दवाएं खरीद पाएगा? ये सवाल एक भारी पत्थर की तरह उसके सीने पर रखा हुआ था। उसकी हर सांस को मुश्किल बना रहा था। एक गहरी, दबी हुई हताशा उसे घेर रही थी। तभी शहर के उस सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां वो रोज अपना ठेला लगाता था, एक तेज, कर्कश चीख सुनाई दी। ये एक ऐसी चीख थी जो किसी मशीन की नहीं, बल्कि किसी इंसान के डर की थी। उसके बाद एक जोरदार, भयानक धमाका हुआ जिसने पल भर के लिए सारी आवाजों को निगल लिया। फिर धातु के एक दूसरे से टकराने की एक लंबी, रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज, जैसे कोई दानव अपने दांत पीस रहा हो। चारों ओर अफरातफरी मच गई। लोग जहां थे वहीं ठिठक गए। उनकी आंखें सहसा चौड़ी हो गई और चेहरे पर डर की एक गहरी परछाई उतर आई। कुछ ही पलों में भीड़ जमा हो गई, लेकिन कोई भी अपनी जगह से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं कर रहा था। हर कोई बस दूर से देख रहा था, जैसे किसी भयानक सपने को देख रहा हो। रमेश ने देखा, सड़क के बीचों बीच एक चमचमाती काली लग्जरी कार डिवाइडर से टकराकर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई थी। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह पिचक चुका था और इंजन से काला धुआं उठ रहा था जो आकाश में एक बदसूरत दाग छोड़ रहा था। तभी एक छोटी सी चिंगारी के साथ आग की लपटें कार के इंजन से निकलनी शुरू हो गई। वे लपटें तेजी से फैल रही थी, जैसे किसी भूखे जानवर की जीभ हो। कार के भीतर से एक पतली सी, डरी हुई आवाज आ रही थी, मदद, कोई है? प्लीज। भीड़ में लोग बस खड़े थे। कुछ तो इस भयानक दृश्य को अपने मोबाइल कैमरों में कैद करने में लगे थे, जैसे ये कोई फिल्म का सीन हो, न कि वास्तविक जीवन का संकट। डर और उदासीनता का एक अजीब सा मिश्रण था उस भीड़ में। कोई आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। हर कोई बस एक मूक दर्शक बना हुआ था। रमेश का दिल तेजी से धड़कने लगा था, जैसे कोई बेकाबू घोड़ा दौड़ रहा हो। उसके शरीर में एक कंपी सी छूट गई। क्या ये उसकी अपनी सुरक्षा का डर था, या उस बेबसी का गुस्सा जो उसे उन लोगों पर आ रहा था जो बस तमाशा देख रहे थे? उसके दिमाग में एक क्षण के लिए अपनी बीमार मां का चेहरा घूम गया। अगर उसे कुछ हो गया तो मां का क्या होगा? अगर उसकी मौत हो गई तो मां अकेली और बेसहारा रह जाएंगी। ये विचार एक पल के लिए उसे अपनी जगह पर जमा गया। उसके पैरों को भारी कर गया। वो सांस नहीं ले पा रहा था। एक अजीब सी घुटन उसके गले में थी।
वो मदद करना चाहता था, लेकिन उसका अपना डर और अपनी मां की सुरक्षा का विचार उसे रोक रहा था। ये एक भयानक आंतरिक युद्ध था जो उसके भीतर चल रहा था। कार से उठती आग की लपटें अब और तेजी से बढ़ रही थी, जैसे वो कार को पूरी तरह से निगलने को तैयार हो। अंदर फंसी लड़की की आवाज अब और भी कमजोर सुनाई दे रही थी। अब वो मदद के लिए नहीं, बल्कि अपनी आखिरी सांस के लिए संघर्ष करती प्रतीत हो रही थी। रमेश के अंदर का संघर्ष अपने चरम पर था। एक तरफ उसकी गरीबी, उसकी बीमार मां की लाचारी और अपनी जान का स्वाभाविक डर जो उसे सुरक्षा की ओर खींच रहा था। दूसरी तरफ एक बेगुनाह जान को बचाने की तीव्र इच्छा, इंसानियत का वो सबसे बुनियादी धर्म जो उसे खतरे की ओर धकेल रहा था। उसके कानों में सिर्फ लड़की की दबी हुई चीखें और अपनी मां की धीमी खांसी की आवाज गूंज रही थी। अगर मैं आज पीछे हटा तो क्या मैं कभी खुद को माफ कर पाऊंगा? उसके मन में यह सवाल उठा। उसने एक गहरी सांस ली जो उसके फेफड़ों को दर्द दे गई। अगर मैं नहीं तो कौन? उसके मन में यह विचार बिजली की तरह कौंधा, जिसने उसके डर की सारी परतें जला दी। अब सोचने का समय नहीं था। उसने अपने ठेले को सड़क के किनारे एक तरफ धकेला जहां वो कुछ हद तक सुरक्षित रहे। फिर बिना सोचे समझे, अपनी जान की परवाह किए बिना जलती हुई कार की ओर दौड़ा। भीड़ में से कुछ लोगों ने चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश की। अरे रुक जाओ, पागल हो गए हो, मर जाओगे। उनकी आवाजें डर और चेतावनी से भरी थी, लेकिन रमेश ने उन आवाजों को अनसुना कर दिया। उसके कानों में अब सिर्फ लड़की की जान बचाने की धुन थी। वो कार के पास पहुंचा। इंजन से निकलती गर्मी असहनीय थी, जैसे कोई भयंकर भट्टी जल रही हो। काले धुएं से सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उसकी आंखों में जलन हो रही थी और वो खांसने लगा था। जलते हुए प्लास्टिक और पेट्रोल की तीखी गंध उसके नथुनों में घुस रही थी। कार के अंदर एक युवा लड़की सीट बेल्ट में फंसी हुई थी। उसकी आंखों में मौत का खौफ साफ दिख रहा था। उसका चेहरा पसीने से भीगा हुआ था और आंसू उसके गालों पर सूखे हुए थे। रमेश ने देखा, कार का दरवाजा पूरी तरह से जाम हो चुका था। शायद टक्कर के कारण टेढ़ा हो गया था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं हुआ। समय तेजी से निकल रहा था और आग की लपटें कार के अंदरूनी हिस्से तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। दरवाजा नहीं खुल रहा है। रमेश बुदबुदाया। उसकी आवाज धुएं से बैठ गई थी। उसे कुछ और सोचना था। उसने हिम्मत करके अपनी पुरानी लेकिन मजबूत धोती का एक टुकड़ा फाड़ा और अपने हाथों पर कसकर लपेटा ताकि कांच लगने से बच सके। फिर उसने पास पड़े एक पत्थर को उठाया जो शायद सड़क किनारे पड़ा था। अगर कांच नहीं टूटा तो ये लड़की मर जाएगी। उसके मन में एक ही बात थी। ये विचार उसे किसी भी दर्द या डर से ज्यादा मजबूत बना रहा था। उसने पूरी ताकत से कार की खिड़की पर प्रहार किया। एक तेज, झंझनाहट भरी आवाज हुई और कांच टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया, हर तरफ फैल गया। लेकिन साथ ही टूटे हुए कांच के नुकीले टुकड़े उसके हाथों पर भी लगे, जहां धोती का कपड़ा पूरी तरह से उन्हें नहीं ढक पाया था। खून की एक पतली धार बहने लगी और तीखा दर्द उसके पूरे हाथ में फैल गया। लेकिन रमेश ने दर्द की परवाह नहीं की। उसके अंदर एक अजीब सी ऊर्जा भर गई थी। उसने किसी तरह टूटे कांच के नुकीले टुकड़ों से खुद को बचाते हुए सावधानी से अंदर हाथ डाला। लड़की सीट बेल्ट में बुरी तरह फंसी हुई थी। रमेश ने जल्दी से सीट बेल्ट का बटन ढूंढा और उसे खोला। लड़की लगभग बेहोश थी। उसका शरीर ढीला पड़ गया था। रमेश ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे बाहर खींचा। लड़की का शरीर भारी था और रमेश के हाथ के जख्म दर्द कर रहे थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। एक एक इंच करके उसने लड़की को कार से बाहर निकाला। जैसे ही वो लड़की को कार से कुछ कदम दूर खींच पाया, एक और भयानक, कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। इस बार पूरी कार आग के एक विशाल, धधकते गोले में बदल गई।
हवा में गर्मी की एक लहर फैली और धुएं का एक घना बादल आकाश में छा गया। अगर रमेश एक पल भी देर करता तो दोनों की जान जा सकती थी। रमेश ने लड़की को सावधानी से जमीन पर लिटाया। उसके हाथ से खून तेजी से बह रहा था और वो खुद भी धुए और झटके से कमजोर पड़ गया था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो हांफता हुआ जमीन पर वही लड़की के पास गिर गया। उसके भीतर एक अजीब सी शांति थी जो इस भयानक दृश्य के विपरीत थी। उसने एक जान बचाई थी। ये संतोष का एहसास था जिसने उसके दर्द को कुछ हद तक कम कर दिया था। लेकिन उसके आसपास की भीड़ अब भी अचंभित और चुपचाप खड़ी थी। उनकी आंखों में अब डर के साथ साथ रमेश के लिए अविश्वास और थोड़ी सी प्रशंसा भी थी। लेकिन किसी ने उसे सहारा देने की कोशिश नहीं की। रमेश अकेला ही जमीन पर पड़ा अपनी भारी सांसों के साथ संघर्ष कर रहा था, जबकि आग की लपटें कार को राख में बदल रही थी। कुछ ही पलों में सायरन की तेज आवाजें हवा को चीरती हुई सुनाई दी। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां मौके पर पहुंची। उनके ऊपर लगी नीली और लाल बत्तियां रात के धुंधलके में चमक रही थी। चारों तरफ हलचल मच गई। पुलिस ने भीड़ को हटाया और एम्बुलेंस के पैरामेडिक्स तुरंत हरकत में आ गए। रिया को, जो अभी भी बेहोशी की हालत में थी, सावधानी से स्ट्रेचर पर उठाया गया और एम्बुलेंस में ले जाया गया। रमेश, जो जमीन पर पड़ा हुआ था, उसकी ओर एक नजर डाली गई, लेकिन उसकी फटी हुई कमीज और धूल सने चेहरे को देखकर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे भी दूसरे स्ट्रेचर पर डाला गया, लेकिन प्राथमिकता स्पष्ट थी। रिया एक वीआईपी थी और रमेश एक अनजान बेसुध गरीब था। शहर के सबसे बड़े और आलीशान निजी अस्पताल में पहुंचते ही एक अलग ही माहौल था। इमरजेंसी वार्ड में तुरंत रिया के लिए व्यवस्थाएं की गई। डॉक्टर और नर्सें अपने सबसे अच्छे सूट और स्क्रब में रिया के चारों ओर जुट गए। उनकी आवाजों में चिंता थी, लेकिन साथ ही व्यावसायिक कुशलता भी। दूसरी तरफ रमेश को एक कोने वाले कमरे में ले जाया गया, जहां एक नर्स ने उसके हाथों पर जल्दी से पट्टी बांध दी। उसके जख्म गहरे थे, लेकिन किसी ने ज्यादा पूछताछ नहीं की। उसका दर्द, उसकी थकान, उसके शरीर की हर कोशिका में महसूस हो रही थी, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं था। रमेश उस आलीशान अस्पताल के संगमरमरी फर्श पर बैठा था। उसके कपड़े खून और धूल से सने थे, जो इस जगह की सफेदी और चमक के बिल्कुल विपरीत थे। उसके मन में एक अजीब सी खालीपन थी। इतनी बड़ी घटना हुई थी। उसने अपनी जान जोखिम में डालकर एक लड़की की जान बचाई थी, लेकिन यहां कोई उसे पहचानता तक नहीं था। उसे लगा जैसे वह इस आलीशान अस्पताल के लिए एक अजनबी, एक बाहरी व्यक्ति है, जिसकी उपस्थिति किसी को रास नहीं आ रही थी। उसके सामने से गुजरते डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी उसे देखकर बस नजरें फेर लेते थे, जैसे वो कोई असुविधाजनक वस्तु हो जिसे जितना कम देखा जाए उतना अच्छा। उसके फटे पुराने कपड़े, उसके हाथों के कच्चे घाव और उसका साधारण चेहरा इस चमकती हुई दुनिया से उसे अलग कर रहे थे। सामाजिक दरारें यहां इतनी स्पष्ट थी कि उन्हें महसूस किया जा सकता था। वो यहां एक हीरो नहीं, बल्कि एक अवांछित बोझ महसूस कर रहा था। बाहर हॉल में रिया के पिता श्री ओम प्रकाश चिंता में डूबे खड़े थे। उनके आसपास बड़े बड़े अधिकारी, पुलिसकर्मी और डॉक्टर थे। सभी उन्हें ढांढस बंधा रहे थे। उनकी बेटी शहर की सबसे बड़ी बिजनेस हस्ती की बेटी है, हर कोई फुसफुसा रहा था। ओम प्रकाश का चेहरा सफेद पड़ गया था। उनकी आंखों में रात भर की चिंता और डर साफ दिख रहा था। वो लगातार डॉक्टरों से रिया की हालत के बारे में पूछ रहे थे। उन्हें खुशी थी कि उनकी बेटी बच गई, लेकिन इस बात से अनजान थे कि उसे बचाने वाला कौन था। कुछ घंटों के बाद रिया को होश आया। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका सिर भारी था, लेकिन वो जीवित थी। उसके पिता तुरंत उसके पास पहुंचे। उनकी आंखों में आंसू थे।
कैसी हो मेरी बच्ची? श्री ओम प्रकाश ने भावुक होकर पूछा। उनकी आवाज भर्राई हुई थी। रिया ने कमजोर आवाज में कहा, पापा, मैं ठीक हूं। मुझे किसने बचाया? मुझे याद है, एक लड़का था, उसने मुझे बाहर निकाला। रिया की आंखों में अभी भी उस भयानक पल की छवि तैर रही थी, और उस लड़के का चेहरा धुंधला ही सही पर उसके मन में अंकित हो गया था। श्री ओम प्रकाश ने सोचा कि शायद कोई पुलिस अधिकारी या कोई प्रभावशाली व्यक्ति होगा जिसने ये साहस दिखाया। हाँ बेटा, कोई बहादुर आदमी था। हम उसकी तलाश करवा रहे हैं जिसने तुम्हें बचाया है। वो जरूर कोई बहुत बड़ा। उन्हें लगा कि उनकी बेटी की जान बचाने वाला निश्चित रूप से उन्हीं के सामाजिक स्तर का कोई व्यक्ति होगा, या कम से कम ऐसा व्यक्ति जिसकी पहचान आसानी से की जा सके। नहीं पापा, रिया ने टोकते हुए कहा। उसकी आवाज में आश्चर्य और थोड़ी सी हैरानी थी। वो कोई बड़ा आदमी नहीं था। उसके कपड़े, वो एक मक्का बेचने वाला लड़का था। उसके हाथ जख्मी थे। उसने मुझे कार से बाहर खींचा। रिया की आंखों में कृतज्ञता थी, लेकिन उसके पिता के चेहरे पर यह सुनकर तुरंत एक अलग ही भाव आ गया। ये बात उनके लिए आसानी से स्वीकार्य नहीं थी। एक मक्का बेचने वाला लड़का जिसने उनकी बेटी की जान बचाई, ये उनके सामाजिक ताने बाने से बाहर की बात थी। उनके मन में तुरंत कई सवाल उठने लगे, और साथ ही एक अजीब सा संकोच भी। उन्हें यह बात गले नहीं उतर रही थी कि उनकी करोड़ती बेटी की जान एक सड़क किनारे मक्का बेचने वाले लड़के ने बचाई है। उनके चेहरे पर पहले जो राहत थी, वो अब एक अजीब सी उलझन में बदल गई थी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस स्थिति से कैसे निपटा जाए। एक ऐसे व्यक्ति का सामना कैसे किया जाए जिसे वे आमतौर पर अपनी नजर से भी नहीं देखते थे। उनके मन में एक झिझक थी। क्या ऐसे व्यक्ति को हीरो का दर्जा देना सही होगा? उनकी प्रतिष्ठा का क्या होगा? रिया के बताए जाने के बाद श्री ओम प्रकाश ने रमेश को अंदर बुलवाने का आदेश दिया। जब रमेश उस आलीशान कमरे में दाखिल हुआ तो उसे लगा जैसे वो किसी दूसरे ग्रह पर आ गया हो। कमरे की भव्यता, महंगी साज सज्जा और फूलों की महक उसके लिए बिल्कुल नई थी। रिया और उसके पिता दोनों की नजरें उस पर पड़ी। रमेश की फटी हुई शर्ट, जिस पर अभी भी खून के सूखे दाग और धूल चिपकी हुई थी, उसके पसीने और मेहनत की महक, और उसके हाथों पर बंधी साधारण सी पट्टी, ये सब इस कमरे की भव्यता से बिल्कुल मेल नहीं खा रहा था। रमेश को अजीब सा महसूस हुआ, जैसे वो एक ऐसे नाटक का हिस्सा हो जहां उसे गलत जगह पर बुला लिया गया हो। रिया की आंखों में कृतज्ञता की गहरी भावना थी, लेकिन श्री ओम प्रकाश के चेहरे पर अभी भी संकोच का एक हल्का सा भाव था, जो शायद उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के कारण था। वो रमेश की इंसानियत को तो पहचान रहे थे, लेकिन उसकी सामाजिक स्थिति उनके मन में एक अड़चन बन रही थी। श्री ओम प्रकाश ने गले में हल्की सी खराश के साथ कहा, धन्यवाद बेटे, तुमने मेरी बेटी की जान बचाई है। हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। उनकी आवाज में आभार था, लेकिन एक हल्की सी औपचारिक दूरी भी थी। उन्होंने अपनी जेब से एक मोटा सा लिफाफा निकाला, जिसमें नोटों का एक बंडल था, और रमेश की ओर बढ़ाया। लिफाफा इतना भरा हुआ था कि रमेश ने अपनी पूरी जिंदगी में इतने पैसे एक साथ नहीं देखे थे। ये तुम्हारी बहादुरी का इनाम है। तुम जितना चाहो उतना और ले सकते हो। और बताओ, तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हें अपनी कंपनी में एक अच्छी नौकरी भी दे सकता हूं। तुम्हारी हर जरूरत पूरी की जाएगी। बस बताओ, क्या चाहते हो? उनके शब्दों में एक तरह की पेशकश थी कि वे रमेश की सेवा का पूरा भुगतान करने को तैयार थे, ताकि ये मामला यहीं खत्म हो जाए। रमेश ने लिफाफे की ओर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए एक चमक आई। उसमें जितने पैसे थे, उतने उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी एक साथ नहीं देखे थे। एक पल के लिए उसकी आंखों के सामने उसकी बीमार मां का चेहरा घूम गया। उनकी दवाएं, घर की मरम्मत, 2 वक्त की अच्छी रोटी,
एक अच्छी जिंदगी की कल्पना, ये सब उसके सामने एक संभावना की तरह मंडराने लगा। उसके भीतर एक जबरदस्त आंतरिक संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह ये पैसे ले ले? क्या उसकी मां की तकलीफें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी? क्या वो इस गरीबी के दलदल से बाहर निकल पाएगा? उसके मन में एक क्षण के लिए लालच आया, एक क्षण के लिए डर आया। डर कि अगर उसने ये मौका गवा दिया तो क्या होगा? लेकिन फिर उसके आत्मसम्मान ने सिर उठाया। एक अदृश्य शक्ति की तरह उसे अपने पिता के शब्द याद आए थे। इंसान की कीमत उसके काम से होती है, पैसों से नहीं। उसे लगा कि अगर उसने ये पैसे लिए तो वो अपनी इंसानियत का सौदा कर रहा होगा। एक जान बचाना, सर, मेरा फाराजा था। ये कोई सौदा नहीं है, रमेश ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा। उसकी आवाज में गरीबी की लाचारी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान की ताकत थी। उसने हाथ जोड़ लिए और पैसे लेने से स्पष्ट इनकार कर दिया। मैंने जो किया उसका कोई दाम नहीं हो सकता। ये इंसानियत का काम था। अगर मैं आज आपसे ये पैसे लेता हूं तो मैं अपनी मां की परवरिश और अपनी खुद की अंतरात्मा को धोखा दूंगा। रिया और श्री ओम प्रकाश दोनों रमेश की इस बात से चौंक गए। उन्होंने सोचा था कि एक गरीब लड़का तो तुरंत पैसों के लिए हाँ कर देगा, अपनी सारी जरूरतें बता देगा। रमेश ने आगे कहा, अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हैं तो कृपया मेरी बीमार मां का इलाज करवा दीजिए। बस यही मेरी सबसे बड़ी इच्छा है। मुझे पैसों की जरूरत है, लेकिन मेरी मां की जिंदगी पैसों से ज्यादा कीमती है और उनकी जिंदगी को बचाने के लिए मैं आपसे ये मदद मांग सकता हूं। और मैं ये पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि एक जान की कीमत नहीं होती। रमेश के इन शब्दों ने कमरे में एक गहरी शांति ला दी। श्री ओम प्रकाश के माथे पर हल्की सी शिकन आई, लेकिन इस बार वो उलझन की नहीं, बल्कि गहरे सम्मान की थी। ये लड़का कुछ ज्यादा ही आदर्शवादी लग रहा था, या शायद जिद्दी। रिया, जो अब तक खामोश थी, उसकी आंखों में रमेश के प्रति सम्मान और कृतज्ञता के साथ साथ एक गहरी समझ का भाव उभर आया। उसने देखा कि ये लड़का सिर्फ गरीब नहीं, बल्कि स्वाभिमानी और सच्चे दिल वाला है। उसके लिए रमेश अब किसी भी करोड़पति से ज्यादा अमीर था, क्योंकि उसके पास ऐसी दौलत थी जिसे पैसों से खरीदा नहीं जा सकता, इंसानियत और आत्मसम्मान। श्री ओम प्रकाश ने भी धीरे धीरे महसूस किया कि उन्होंने जिस लड़के को सिर्फ उसकी हैसियत से आका था, वो दरअसल एक असाधारण इंसान था। उनके अहंकार की दीवार ढह गई। रमेश का सादगी भरा इनकार, विशेषकर उसके मां के इलाज की एकमात्र मांग, ने रिया और श्री ओम प्रकाश को अंदर तक छू लिया था। रिया की आंखों में रमेश अब सिर्फ एक जान बचाने वाला लड़का नहीं था, बल्कि एक ऐसा इंसान था जिसकी आत्मा बहुत अमीर थी। श्री ओम प्रकाश, जो पहले सामाजिक भेदों में फंसे हुए थे, अब रमेश की इंसानियत के सामने नतमस्तक थे। उन्होंने महसूस किया कि दुनिया में दौलत से बढ़कर भी कुछ है। वो है सच्चा दिल और अटूट आत्मसम्मान। उनकी अपनी भव्य जिंदगी में भी ऐसी शांति और संतोष नहीं था जो उन्होंने रमेश की आंखों में देखा था। अगले कुछ दिनों में रमेश की मां को शहर के सबसे अच्छे अस्पताल में भर्ती कराया गया। श्री ओम प्रकाश ने व्यक्तिगत रूप से उनके इलाज की हर व्यवस्था करवाई, ये सुनिश्चित करते हुए कि उन्हें किसी भी चीज की कमी न हो। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने उनकी मां का इलाज किया और कुछ ही हफ्तों में उनकी हालत में सुधार दिखने लगा। रमेश रोज अपनी मां से मिलने आता था, उनके सिरहाने बैठता था और उन्हें धीरे धीरे स्वस्थ होते हुए देख जीवन में पहली बार सच्ची गहरी खुशी महसूस करता था। ये वो पल था जिसके लिए उसने अपनी पूरी जिंदगी संघर्ष किया था, और अब वो सपना सच हो रहा था। उसकी मां की हंसी, जो कभी खांसी में दब जाती थी, अब फिर से सुनाई देने लगी थी। इधर रिया रमेश की जिंदगी में कुछ स्थायी बदलाव लाना चाहती थी, लेकिन इस तरह से नहीं कि उसका स्वाभिमान आहत हो। वो जानती थी कि रमेश सीधा दान स्वीकार नहीं करेगा,
क्योंकि ये उसके सिद्धांतों के खिलाफ था। रिया ने अपने पिता से विस्तार से बात की। उसने रमेश की ईमानदारी, उसकी मेहनत और उसके स्वाभिमान की बात की। उसने सुझाव दिया कि रमेश को दान देने के बजाय उसे एक सम्मानजनक व्यावसायिक अवसर प्रदान किया जाए, जहां वो अपनी मेहनत से अपनी किस्मत बना सके। श्री ओम प्रकाश भी अब रमेश से बहुत प्रभावित थे और उन्होंने अपनी बेटी के सुझाव को सहर्ष मान लिया। उन्होंने देखा था कि रिया खुद रमेश से कितनी प्रभावित थी, और ये भी कि रमेश जैसे ईमानदार और मेहनती व्यक्ति को मौका मिलना चाहिए। रमेश को एक छोटा सा ठेला नहीं, बल्कि शहर के एक अच्छे व्यस्त बाजार में एक छोटी सी दुकान के लिए जगह दिलवाई गई। रिया ने व्यक्तिगत रूप से उस जगह का निरीक्षण किया और सुनिश्चित किया कि वह रमेश के लिए उपयुक्त हो। रिया ने रमेश से कहा, रमेश, ये तुम्हारी बहादुरी और ईमानदारी का सम्मान है। हम तुम्हें एक छोटा सा व्यापार शुरू करने में मदद कर रहे हैं। तुम अपनी मेहनत से इसे आगे बढ़ाओ। हम तुम्हें केवल एक शुरुआती मौका दे रहे हैं, बाकी सब तुम्हें अपनी मेहनत और लगन से कमाना होगा। इसमें तुम्हारा स्वाभिमान बना रहेगा। रमेश ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, क्योंकि इसमें उसकी मेहनत और आत्मसम्मान दोनों बरकरार थे। ये उसके लिए भीख नहीं, बल्कि एक अवसर था। उसकी आंखों में एक नई चमक थी। ये उम्मीद की चमक थी, अपने सपनों को पूरा करने की संभावना की चमक थी। उसने तुरंत अपनी दुकान के लिए योजनाएं बनानी शुरू कर दी। कल्पना की कि वो कैसे अपने भुट्टों को सबसे स्वादिष्ट बनाएगा, कैसे अपने ग्राहकों का दिल जीतेगा। ये उसके लिए सिर्फ एक दुकान नहीं, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत थी। रमेश ने अपनी नई दुकान का नाम रमेश का भुट्टा कॉर्नर रखा। नामकरण में उसकी सादगी और उसकी पहचान झलक रही थी। उसने बड़े उत्साह और उमंग के साथ काम शुरू किया। अब उसके पास पहले से कहीं बेहतर उपकरण थे। एक अच्छी गैस भट्टी, ताजा भुट्टे रखने के लिए एक छोटा सा फ्रिज और ग्राहकों के बैठने के लिए कुछ साफ सुथरी बेंचें। भुट्टों की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए रिया के लोगों ने उसे कुछ नए सप्लायर से मिलवाया था, जिससे उसे ताजा और अच्छी क्वालिटी का मक्का मिलने लगा। दुकान की साफ सफाई पर उसका विशेष ध्यान रहता था और वो हर ग्राहक से विनम्रता और मुस्कान के साथ पेश आता था। शुरुआती कुछ दिन बहुत अच्छे रहे। रिया और उसके दोस्त भी उसकी दुकान पर आकर भुट्टे खाते थे, जिससे और भी लोग आकर्षित होते और रमेश की दुकान पर भीड़ लगने लगी। रमेश को लगा कि अब उसकी सारी परेशानियां खत्म हो गई हैं, लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। सफलता के साथ अक्सर नई चुनौतियां आती है, और रमेश को जल्द ही इसका एहसास होने लगा। बाजार में पहले से ही कई भुट्टे और स्ट्रीट फूड बेचने वाले थे, जो रमेश की बढ़ती लोकप्रियता से खुश नहीं थे। वे उसे एक नया और अवांछित प्रतियोगी मान रहे थे, जिसने उनके ग्राहकों को अपनी ओर खींचना शुरू कर दिया था। रमेश, जो ठेले पर अकेला काम करता था, उसने कभी ऐसी व्यावसायिक चालों का सामना नहीं किया था। वो सिर्फ अपनी मेहनत और ईमानदारी पर विश्वास करता था। लेकिन इस बाजार की दुनिया के नियम अलग थे। कुछ दुकानदारों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। कभी वे उसके ग्राहकों को अपने पास बुलाने की कोशिश करते, कभी उसकी दुकान के सामने जानबूझकर कचरा फेंक देते, तो कभी उसकी जगह पर कब्जा करने की कोशिश करते। रमेश को ये सब समझ नहीं आता था। उसे लगता था कि हर कोई बस अपना काम कर रहा है, तो फिर ये लोग उससे ऐसे क्यों पेश आ रहे हैं? उसके सीधे और सरल स्वभाव के कारण वो इन सामाजिक और व्यावसायिक पैंतरों को समझने में थोड़ा कच्चा था। उसने कई बार इन लोगों से शांतिपूर्वक बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बार तो हद हो गई। रमेश ने सुबह सुबह देखा कि उसके भुट्टों में से कुछ में कोई अजीब सी गंध आ रही है। ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया कि भुट्टे का स्वाद खराब है। रमेश का मन बहुत दुखी हुआ। उसने अपने भुट्टों की हमेशा सबसे अच्छी क्वालिटी रखी थी। बाद में उसे पता चला कि रात में किसी ने जानबूझकर उसके कुछ भुट्टों में कोई खराब चीज मिला दी थी, ताकि उसके ग्राहक टूट जाए।
रमेश का दिल टूट गया। उसे लगा कि शायद ये सब उसके लिए नहीं है। वो उदास होकर अपनी दुकान पर बैठा था। उसके सपनों पर एक काली परछाई मंडरा रही थी। उसे लगा कि शायद उसे वापस अपने पुराने ठेले पर ही लौट जाना चाहिए, जहां कम से कम कोई उसे इतनी बुरी तरह परेशान नहीं करता था। ये एक गहरा झटका था जिसने उसके आत्मविश्वास को हिला दिया था। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस नई दुनिया में आकर। वो अपनी दुकान पर बैठा था, विचारों में खोया हुआ। तभी रिया वहां आ पहुंची। उसने रमेश के उदास चेहरे और खाली दुकान को भांप लिया। क्या हुआ रमेश? दुकान पर भीड़ क्यों नहीं है? रिया ने पूछा। उसकी आवाज में चिंता थी। रमेश ने उसे सब कुछ बताया। कैसे उसके भुट्टो में मिलावट की गई, कैसे दुकानदार उसे परेशान कर रहे हैं और कैसे उसे अब हार मान लेने का मन कर रहा है। रिया ने ध्यान से उसकी बात सुनी। फिर उसने रमेश को समझाया। देखो रमेश, हर नई शुरुआत में चुनौतियां आती है। कोई भी सफल व्यक्ति बिना संघर्ष के सफल नहीं होता। अगर तुम आज हार मान लोगे तो तुम उन्हें जीतने दोगे। तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। तुम्हें इन्हीं से इन चुनौतियों का सामना करना होगा। रिया के शब्दों में सिर्फ प्रेरणा नहीं थी, बल्कि एक ठोस योजना का इशारा भी था। उसने रमेश को बताया कि इन बाजार की चालों से कैसे निपटना है। रिया ने रमेश को कुछ कानूनी सलाह लेने में मदद की और कुछ ऐसे विश्वसनीय लोगों से भी मिलवाया जो उसे बाजार में अपनी जगह बनाने में मदद कर सके। उसने उसे समझाया कि कैसे अपने ग्राहकों का विश्वास वापस जीतना है, कैसे अपनी क्वालिटी को और भी बेहतर बनाना है ताकि कोई उसे चुनौती न दे सके। रमेश ने रिया की बात पर गौर किया और उसने ठान लिया कि वो हार नहीं मानेगा। उसके अंदर का संघर्ष अब एक नए संकल्प में बदल गया था। उसने अपनी दुकान की गुणवत्ता और साफ सफाई पर और भी ज्यादा ध्यान दिया। उसने ग्राहकों से सीधे बात की, उनकी शिकायतें सुनी और उन्हें अपनी ईमानदारी का भरोसा दिलाया। उसने अपने भुट्टों में नए स्वाद और व्यंजन जोड़े, अपनी मां के कुछ पुराने व्यंजनों को भी शामिल किया। धीरे धीरे लोगों ने रमेश के प्रयासों को सराहा और उसकी ईमानदारी पर फिर से भरोसा किया। उसने अपने प्रतिस्पर्धियों को यह दिखा दिया कि वो सिर्फ एक भुट्टे वाला नहीं, बल्कि एक दृढ़ निश्चयी उद्यमी है। समय बीतता गया। रमेश की मेहनत और लगन अब रंग ला रही थी। रमेश का भुट्टा कॉर्नर धीरे धीरे शहर में एक लोकप्रिय जगह बन गई। अब यह सिर्फ एक भुट्टे की दुकान नहीं थी, बल्कि एक ऐसा स्थान बन गया था जहां लोग स्वादिष्ट स्ट्रीट फूड और रमेश की गर्मजोशी भरी मेहमान नवाजी के लिए आते थे। उसकी दुकान पर अब सिर्फ भुट्टे ही नहीं, बल्कि कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन भी मिलने लगे थे, जो उसने अपनी मां के साथ मिलकर बनाना सीखे थे। उसकी मां भी अब काफी हद तक स्वस्थ थी और कभी कभी दुकान पर आकर उसकी मदद करती थी, जिससे रमेश को एक अलग ही खुशी मिलती थी। मां और बेटे की जोड़ी ने मिलकर दुकान को और भी सफल बना दिया था। रमेश ने अपनी जिंदगी में काफी तरक्की कर ली थी। उसकी कमाई इतनी हो गई थी कि उसने शहर के एक अच्छे इलाके में एक छोटा सा मकान भी ले लिया था। एक ऐसी जगह जहां उसकी मां शांति और आराम से रह सकती थी, जहां बारिश में छत नहीं टपकती थी और सर्दियों में ठंड हड्डियों तक नहीं पहुंचती थी। ये उसके लिए एक बड़ी उपलब्धि थी जो उसने अपनी मेहनत से हासिल की थी। इस सफलता के बावजूद उसकी सादगी और नम्रता कभी नहीं बदली। वो आज भी अपने ग्राहकों से उसी आत्मीयता से बात करता था, उसी मुस्कान के साथ पेश आता था जैसे पहले ठेले पर करता था। उसके लिए हर ग्राहक महत्वपूर्ण था, चाहे वो कितना भी अमीर हो या गरीब। रिया और श्री ओम प्रकाश भी कभी कभी उसकी दुकान पर आते थे। अब उनके बीच एक सच्ची और गहरी दोस्ती थी, जो सामाजिक वर्ग के बंधनों से ऊपर उठ चुकी थी। रमेश उन्हें अपने हाथ से भुट्टे खिलाता और वे उसकी तरक्की और उसके इंसानियत से भरे स्वभाव की प्रशंसा करते। उनकी दोस्ती में अब सामाजिक वर्ग का कोई बंधन नहीं था, बल्कि आपसी सम्मान और स्नेह था।
ये कहानी शहर में एक मिसाल बन गई थी। ये हमें सिखाती है कि असली अमीरी इंसानियत होती है। पैसे से बड़ी चीज इंसान का दिल और उसकी नेक नीयत होती है। रमेश ने यह साबित किया कि एक गरीब इंसान भी अपने अंदर सबसे बड़ी दौलत रख सकता है। वो है दूसरों के लिए मदद करने का जज्बा और अपना आत्मसम्मान। गरीब होना कमजोरी नहीं, प्रेरणा है। रमेश की गरीबी उसे तोड़ नहीं पाई, बल्कि उसने उसे और मजबूत बनाया। उसकी गरीबी ने उसे अपनी मां के लिए लड़ने की प्रेरणा दी और फिर अपनी पहचान बनाने की हिम्मत दी। मदद करने का दिल सबसे बड़ा धन है। रिया और उसके पिता ने रमेश की मदद करके सिर्फ उसे ही नहीं, बल्कि खुद को भी समृद्ध किया। उन्होंने सीखा कि दूसरों की मदद करके जो खुशी और संतोष मिलता है, वो किसी भी भौतिक सुख से बढ़कर है। रमेश आज भी गर्व से मक्का बेचता है, लेकिन अब वो सिर्फ एक मक्का बेचने वाला लड़का नहीं, बल्कि रमेश भाई के नाम से जाना जाता है। एक ऐसा उद्यमी जिसने अपनी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत के दम पर अपनी जगह बनाई। उसकी कहानी उन सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा है जो मानते हैं कि सच्चा हीरो वह है जो सही वक्त पर सही काम करने का साहस रखता है और जिसकी इंसानियत किसी भी दौलत या सामाजिक दायरे से बढ़कर होती है। ये सिर्फ एक करोड़ती लड़की की जान बचाने की कहानी नहीं, बल्कि आत्मसम्मान, संघर्ष और सच्ची इंसानियत की जीत की कहानी है, जो बताती है कि एक नेक दिल हमेशा चमकता है, चाहे वो कितनी भी गरीबी में क्यों न हो।